नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे इनकम फ्रॉम सैलरीज़ के 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने बताया था मीनिंग ऑफ सैलरीज एंड एग्जाम्ड और फुली एग्जाम्ड अलाउंसेस। दूसरा वीडियो था हमारा जिसमें हमने वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स बताया था। आज हमारा तीसरा वीडियो है और जो कि ये इनकम फ्रॉम सैलरीज पे लास्ट वीडियो होगा। तो आप इसे देखते रहिए और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए सो यू कैन गेट मोर एंड मोर नोटिफिकेशंस ऑल्सो। आज हमारा जो है दैट इज़ टैक्सेबिलिटी ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। आप हम सब जानते हैं, सबसे पहले हमने किया व्हाट इज़ सैलरी, उसका ग्रेड पे किया, फिर उसके बाद अलाउंसेस किए, फिर उसके बाद वैल्यूएशन किया ऑफ परक्विजिट्स। अब जब कोई भी एम्प्लॉई जो है जब वो रिटायर होता है तो उसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अब रिटायरमेंट बेनिफिट्स हमने जनरली कुछ वर्ड सुने होंगे कि प्रोविडेंट फंड मिल गया, ग्रेच्युटी मिल गया, लीव एनकैशमेंट मिल गया, पेंशन मिल गई। एक वर्ड हम यूज़ करते हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, ये काफ़ी कम लोगों को पता होता है। और जो लास्ट है दैट इज़ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। तो अब जो ग्रेच्युटी है, व्हाट इज़ ग्रेच्युटी? ग्रेच्युटी जनरली एक एक्स ग्रेशिया पेमेंट है विच इज़ पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय ऑन द कंप्लीशन ऑफ कॉन्टीन्यूस 5 years जॉब। तब स्टार्ट हो जाता है ग्रेच्युटी आपका एक्यूमुलेट होना। सेकेंड है लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट को हम सिंपल वर्ड में अर्नड लीव कहेंगे कि जब आपका एम्प्लॉयर जो आपको लीव देता है वो आप लेते नहीं हैं और रख लेते हैं। थर्ड वन इज़ कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन। कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन का मतलब है, जनरली पेंशन सबको पता है कि जैसे पहले हर मंथ सैलरी आ रही थी, अब वो सैलरी ना आके उसकी पेंशन आएगी। पर कम्यूटेशन का मतलब क्या है? जब आप रिटायर होते हैं आप उस पेंशन को कम्यूट कर लेते हैं, कुछ भी कोई 5-10 सालों की कम्यूट कर लेते हैं। आप जब मिलेगा दैट इज़ लम्प सम अमाउंट, उसकी भी यहाँ पे एग्जम्पशन है। एंड रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन जब एम्प्लॉयर छटनी कर देता है। जैसा आप सब जानते हैं आजकल कोविड-19 चल रहा है, काफ़ी लोगों ने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है, तो वो जो निकाला है रिट्रेंचमेंट है। रिट्रेंचमेंट कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन जो है वो मिलता ही है। तो अब हम बाय वन इसको करेंगे कि टैक्सेबिलिटी ऑफ ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी देखिए 3 केसेस सिचुएशंस में मिलती है। नंबर 1, जब कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस है, आपकी जॉब चल रही है, आपने ड्यूरिंग जॉब जो है वो ग्रेच्युटी का अमाउंट निकाल लिया, दैट इज़ ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। देन सेकेंड है ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस यानी कि देखो यहाँ मैंने टर्मिनेशन वर्ड यूज़ किया है, इट मे बी रिटायरमेंट और इट मे बी सुपर एनुएशन एज वेल। अब यहाँ पे आप डिफरेंस कीजिए कि रिटायरमेंट क्या और सुपर एनुएशन क्या। रिटायरमेंट, अगर आप की एज ऑफ सुपर एनुएशन नहीं आई, उससे पहले भी रिटायरमेंट आ सकती है। सपोज एज ऑफ सुपर एनुएशन इज 60, यू मे रिटायर एट 58, 52 और 50 और 45 वट एवर द एज इज। और जो एज, अगर आपकी सुपर एनुएशन एज 60 है तो 60, तो दोनों ही केसेस में टर्मिनेशन तो सर्विस का हो ही रहा है। तीसरी चीज़ है रिसीव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय, जो लीगल हियर्स को मिलता है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलता है। आपने चारों केसेस पढ़ोगे, एक ही बात है कि अगर ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस लिया तो ऑलवेज टैक्सेबल, और अगर लीगल हियर की को मिला तो ऑलवेज एग्जेम्प्ट। ये 2 चीज़ें तो याद ही रखो। तो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस के लिए ना एम्प्लॉयज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, वन इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड अदर इज़ अदर एम्प्लॉय। अब देखिए, एक बात भी जो है पक्का याद रखो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में ना इट इज़ ऑलवेज एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट। जितनी भी मिलती है वो सब एग्जेम्प्ट होती है। तो हमें याद क्या करना रह गया, सिर्फ एक चीज़ कि अदर एम्प्लॉयज़ को जब मिलेगी तब हमारा जो टैक्सेबल ट्रीटमेंट है, जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो किस तरह से होगा फॉर लमसम अमाउंट। अब अदर एम्प्लॉयज़ के केस में भी 2 कैटेगरीज है कि वेदर कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट और नॉट अंडर कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। तो अगर कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट है और नॉट है तो दोनों का जो एग्जामिशन का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे आप यहाँ देखिए कि अगर आप कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट है तो उस केस में क्या करना है, मिनिमम ऑफ फॉलोइंग एग्जेम्प्ट है।
एग्जाम्शंस देखिए ऑलवेज अंडर सेक्शन 10 के अंदर ही आपको एग्जाम्शंस मिलती हैं। तो सेक्शन 10(2) के अंदर आपको ये एग्जाम्शन मिलती है। नंबर 1 एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, नंबर 2 maximum limit is 20 lakh, earlier it was 10 lakhs but now onwards it is 20 lakhs, and 15 days salary for every completed year of service in excess of 6 months। मैंने इतनी बात कही है, अब यहाँ पे देखिए 15 डेज सैलरी जब मैं कह रही हूँ ना, तो इट इज़ ऑलवेज 15/26। कंप्लीटेड ईयर मैंने ही वर्ड यूज़ किया, कंप्लीटेड ईयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, और सैलरी लास्ट ड्रॉन सैलरी। हेयर सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीए। डीए कुछ भी डीए हो, चाहे उसके आगे लिखा है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाहे नहीं। आपको पता है मैंने वेरी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जो तब मैंने वर्ड यूज़ किया था जो मेरी रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है। तो आज वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स आ गए हैं। तो अगर आप देखिए कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स में ऐड हुआ है तब तो वो डीए आपकी सैलरी का पार्ट है, अदरवाइज नहीं है। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी लेनी है यहाँ पे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है इसका ही, आप ये देख सकते हैं। एक पर्सन को ग्रेचुटी मिला है 2,05,000 का। अब यहाँ पे लिखा है कि ही इज़ कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, और वो रिटायर हुआ आफ्टर रेंडरिंग 35 ईयर्स इन 7 मंथ्स। तो अभी मैंने कहा ना इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स इट विल बी ट्रीटेड एज 36, और उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी उसने ऑलरेडी दे रखी है 2700। अगर मैं अब ये आंसर पे ना जाऊँ तो मैं सिंपल वर्ड में कहूँगी कि 2700 इंटू 36 multiplied by 15/26, this will be our 15 days salary for completed year of service। देखिए आपके सामने है, तो एक्चुअल ग्रेचुटी तो है ही है, स्टेचुटरी लिमिट भी हमें पता है, तो ये एक जो थर्ड कंडीशन है ये आपने निकालनी है, एंड इट विल बिकम योर टैक्सेबल ग्रेचुटी, क्योंकि इन तीनों में से जो मिनिमम होगा दैट इज़ एग्जेम्प्ट, और जो आया उसको 2,05,000 से माइनस कर लेंगे, इट विल बिकम योर टैक्सेबल ग्रेचुटी। अब तीसरी चीज़ है नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट। नॉट कवर्ड में पहली दो चीज़ें तो सेम रही, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड सेम रही, दूसरी 20 लाख लिमिट सेम रही, तीसरी चीज़ में फ़र्क आ गया, इट इज़ हाफ। अगर मैं ऐसे बोलूँ, हाफ मंथ एवरेज सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। बड़ा ध्यान है, हाफ मंथ सैलरी है ना, तो 1/2 हो गया। कंप्लीटेड हेयर सर्विस, कंप्लीटेड ईयर हेयर मीन्स दैट इज़ फुल कंप्लीटेड ईयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। ना मैंने बोला ना लिखा, तो इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स नहीं है। इनटू एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी का मतलब है लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। सैलरी का मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन ऑन अचीव्ड टारगेट। अब कमीशन ऑन अचीव टारगेट तो हमने फर्स्ट वीडियो में किया था हाउस रेंट अलाउंस में, तो उसमें भी बताया था कमीशन ऑन अचीव टारगेट कैसे निकालते हैं। अब दूसरा चीज़ हमारा जो है रिटायरमेंट बेनिफिट, दैट इज़ लीव सैलरी। लीव सैलरी क्या है, लीव एनकैशमेंट जो है फिर से वही आ गया, ड्यूरिंग कंटिन्यूशन ऑफ सर्विस हम मान गए, पेड टू लीगल ईयर्स हम भी मान गए, और ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एग्जेम्प्ट हो गया। तो देखो बड़ी सिंपल, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ एक ही चीज़ बिरजी कि अदर एम्प्लॉय में इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो अदर एम्प्लॉय के केस में हमने क्या करना है, मिनिमम 10(10)(a)(2) के अंदर इसकी एग्जम्पशन मिलती है। नंबर 1 एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव्ड, नंबर 2 मैक्सिमम ₹3 लाख, नंबर 3 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। अब इसमें पता क्या कहते हैं, ये 10 टाइम्स एवरेज सैलरी। इसमें स्टूडेंट्स को बड़ा दिक्कत है, वो कहते हैं जी मैम आपने एवरेज सैलरी निकाली 10 मंथ्स की, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर विल बी सेम। पर मैं कहूँगी, अगर याद हो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखिएगा तो उसमें हमने ग्रेड पे सिस्टम किया है। तो ग्रेड पे सिस्टम निकाला कैसे था कि कभी भी आपकी बीच में सैलरी चेंज हो सकती है, डीए चेंज हो सकता है। तो अगर मैंने पिछले 10 महीनों की उसमें जो है अपना ये निकाली, अगर एवरेज सैलरी निकाली तो ऑटोमेटिकली उसमें कुछ ना कुछ तो फ़र्क आएगा ना। सो 10 महीने की एवरेज निकालिए और उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। और लास्ट चीज़ है जो है हम ये बोलेंगे सैलरी इक्वलेंट टू अनवेल्ड लीव ऑन द बेसिस ऑफ 30 डेज लीव इन अ कंप्लीटेड ईयर। यानी कि
अगर आपको आपका एम्प्लॉयर जो है सपोज़ 40 दिन की छुट्टियां दे रहा है, तो आपको 40 नहीं, 40 में से 30 तो हम अलाउड ही करते हैं, तो जो 10 दिन के हिसाब से आपको जो है इनकम सैलरी कैलकुलेट कर लेनी है। उसके बाद है पेंशन। अब पेंशन क्या चीज़ है? पेंशन हमने बड़ी पहले ही पढ़ा, दो तरह की पेंशन पढ़ रहे हैं, कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन। अब अनकम्यूटेड पेंशन जो है वो तो सैलरी की तरह ही टैक्सेबल हो रही है। बच्चे मैं जनरली क्वेश्चंस में भी क्या करते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़रूरी है, बच्चे क्या करते हैं कि अनकम्यूटेड को तो देखते ही नहीं है, सिर्फ कम्यूटेड पेंशन का जो है ना टैक्स ट्रीटमेंट करके आ जाते हैं और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो आप दोनों चीज़ों को ध्यान रखिए। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि मैंने 40% पेंशन कम्यूट कराई है, तो इसका मतलब 60 तो अनकम्यूटेड ही है ना। फॉर एग्जांपल मेरी 3000 की पेंशन है, 3000 का मैंने 40% जो है वो कम्यूट करा लिया, तो वो तो 1200 रुपये का ट्रीटमेंट हुआ। तो 3000 का जो 60% है दैट इज़ अनकम्यूटेड पेंशन, और अनकम्यूटेड पेंशन को एज अ सैलरी टैक्सेबल करना है, और ये बहुत सारे बच्चे इसको रॉन्ग करते हैं, तो काइंडली आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो अब बात आ गई कम्यूटेड पेंशन की, इसमें सेम है, फिर से गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो एग्जेम्प्ट है। अदर एम्प्लॉय के केस में भी दो तरह के हैं, वो असेसी जिन्होंने ग्रेचुटी रिसीव किया है और वो जिन्होंने ग्रेचुटी नहीं रिसीव किया है। क्योंकि इस सिचुएशन में क्या होगा, जिन्होंने ग्रेचुटी रिसीव किया है उसको हम एग्जम्पशन कम देंगे, और जिसने ग्रेचुटी नहीं रिसीव किया है उसको एग्जम्पशन हम थोड़ी ज़्यादा देंगे। तो आप देखिए, जिन्होंने एग्जाम्शन ग्रेचुटी जो है वो रिसीव किया है, तो उस सिचुएशन में हम 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, अब देखिए टोटल पेंशन की बात, एक एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे अभी हम बात कर रहे थे 40% पेंशन कम्यूट कराई, सपोज दैट बिकम 60,000, तो व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ पेंशन? 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 40। हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे तभी तो टोटल वैल्यू आएगी, क्योंकि जो 60,000 आया वो तो 40% आया ना। तो टोटल पेंशन करना है, उसका 1/3 कीजिए, दैट विल बी एग्जेम्प्ट। देन है, अगर आपको ग्रेचुटी रिसीव नहीं किया है तो उस केस में टोटल पेंशन वैसे ही निकालना है, सिर्फ आपको क्या ऐड ऑन करना है, हाफ ऑफ टोटल पेंशन। यानी कि अभी जब हमारे पास 60,000 आया था तो उसका आंसर था 2,40,000, तो 2,40,000 का हाफ कर लेंगे, इट विल बिकम 1,20,000 विल बी एग्जेम्प्ट। अब हमारे पास आ गया रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन में क्या है, 1010B के अंदर एग्जाम्प्ट होता है। हमने पहले बताया रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन क्या है, तो सब में अमाउंट रिसीव तो है ही है एक्चुअल, दूसरी चीज़ है मैक्सिमम 5 लाख, तीसरी चीज़ है जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, आप प्रॉबेबली सभी बच्चे पढ़ चुके होंगे, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो एक डिसाइड होता है कॉम्पनसेशन। वो कॉम्पनसेशन जनरली कैसे होता है, 15 डेज एवरेज पे, 15 डेज एवरेज पे जो है, एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। तो 15 डेज एवरेज पे जो है वो काउंट होती है इसमें, तो 15 डेज एवरेज पे लगेगा। देन उसके बाद है स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब देखिए, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, फर्स्ट वीडियो में हमने किए थे कि बेसिक सैलरी क्या है, फिर उसके बाद उसी में अलाउंसेस पढ़े थे, एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ी परक्विजिट्स कि वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स क्या है। आज हमने पढ़ा रिटायरमेंट बेनिफिट। तो इन तीनों को जो मिला के वो हमारा बनता है टोटल ग्रॉस सैलरी, उन सबको मिला के बनता है ग्रॉस सैलरी। तो अब ग्रॉस सैलरी में से आपको अंडर सेक्शन 16 डिडक्शन मिलती हैं। वो डिडक्शन क्या है, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, देखो अब वो है क्या, 50,000 रुपीज़ या अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी। अभी मैंने वर्ड यूज़ किया ना, अभी तक हमारी ग्रॉस सैलरी आ चुकी है, तो अब आपने करना है 50,000 और ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लेस, दैट इज अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड डिडक्शन। देन एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस बड़ी पहली वीडियो में हमने बोला था इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल, तो फिर आज मैं इसको डिडक्शन दे रही हूँ, क्यों? नंबर 1, दिस इज़ ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और
इसकी डिडक्शन मिल रही है, एग्जम्पशन नहीं मिल रही है। फ़र्क देख लीजिए, डिडक्शन पूरी ग्रॉस सैलरी का टोटल करके उसमें से माइनस किया जा रहा है ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो इसमें क्या है, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव ₹5,000 और 20% ऑफ बेसिक सैलरी, ओनली बेसिक सैलरी है। तो यहाँ पे दो डिडक्शंस, एक तीसरी डिडक्शन है दैट इज़ प्रोफेशनल टैक्स, वेदर पेड बाय एम्प्लॉयर वेदर पेड बाय एम्प्लॉई, इट इज़ अलाउड एज अ डिडक्शन। तो ये 3 डिडक्शंस हैं जो हमने ग्रॉस सैलरीज में देनी है। तो दिस विल बिकम योर नेट सैलरीज। दिस इज़ ऑल अबाउट द इनकम फ्रॉम सैलरीज चैप्टर। हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो जिन्होंने हमारे इस पूरे चैप्टर को अगर पढ़ना है तो वो ये तीनों वीडियोस इसकी पढ़िए, और तीनों वीडियोस को अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको इस पे इसके रिगार्ड में क्वेरी हो, तो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इट इज़ CMA आरती राजेश शर्मा। तो प्लीज़ stay connected with us so that you can get more and more notifications, and all the best for your examinations.